अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इशाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ अनवर खावर और आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में होने वाले मैचेस को, जो कि बहुत ही अच्छे मार के देखने में आए हैं। नबीहा, जो मेरी फेवरेट टीम थी, जो आपकी फेवरेट टीम थी, कल दोनों हार गई हैं, फिर भी टॉप पर है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ईजी नहीं लेना चाहिए मेरा ख्याल है। दूसरी टीमों को भी वो बड़ी मेहनत कर रही हैं। पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल सबसे बड़ा जो टारगेट था उसको चेज किया है, बड़ा सनसनीखेज मैच था। आखिरी ओवर में जाकर, आखिरी गेंद पर जाकर वो जीते हैं, तो बड़ी एक अच्छी कामयाबी है। स्ट्रॉन्ग चारों टीमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, फुल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। तो फाइनल में जो भी टीम्स जाएंगी कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी जिस तरह के स्कोर टेबल पर लाहौर कलंदर्स इन फॉर्म, उनकी टीम बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। फिर पेशावर की बैटिंग की बात होती है, बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने जितना टारगेट दिया और लाहौर कलंदर्स को उन्होंने चित कर दिया। तो भाई T20 अच्छी परफॉर्मेंस थी। शाहीन ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, टारगेट अच्छा एक्चुअली कर दिया। 207 का शाहीन ने बड़े छक्के मारे। आफरीदी की याद दिला दी उन्होंने, जो शाहिद खान आफरीदी हैं, जो उनके ससुर भी हैं। तो आफरीदी जो है वो आफरीदी की कमी महसूस नहीं होने दे रहे, बॉलिंग में भी नहीं होने दे रहे, और अब बैटिंग में भी हम देख रहे हैं कि जो उनके छक्के हैं वो शाहिद खान आफरीदी के जैसे मिलते जुलते ही हैं। तो मैचेस का तड़का तो PSL के जारी है, लेकिन जो एक सियासी तड़का है, आज जो रैलियां हैं वो तो कुछ बहुत ही ज्यादा है। लाहौर तो आज लग रहा है जैसे चौक होगा। एक तो स्प्रिंग सीजन है, बाहर निकलते हैं, जश्न बहारा की बात हो रही है, मेलों का इनकाद होता है, सीजन में मुख्तलिफ इवेंट्स भी होते हैं और फूल खिले होते हैं, और हम देखते हैं कि लाहौर सजा होता है, लाइट्स होती हैं अगर आप रात के वक्त निकलें। तो ऐसे में ये सारा मंजर मांग पड़ जाएगा जब शहर ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ रैलीज निकाली जा रही हैं। एक तो आज 8 मार्च का दिन है, औरत मार्च आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो शिमला पहाड़ी से औरत मार्च की रैली निकलेगी गवर्नर हाउस तक। उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से भी एक रैली निकाली जा रही है उस नासिर बाग में। तो ऐसा लग रहा है कि आज लाहौर जो है वो बुरी तरह से ट्रैफिक में घिरा होगा। आज खान साहब बाहर निकल रहे हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। तो कारकुनान जैसे जमान पाक के बाहर मौजूद थे। तो आज ये कहा जा रहा है कि लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली होगी, एक बहुत बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। जरूरी आज शहर में निकलने से आई थिंक कि थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। तो हम एक ट्रैफिक प्लान भी शेयर करें सुबह सुबह ही, कि जो अपने काम हैं वो वक्तन आप कंप्लीट कर लें और कोशिश करें। शायद मेरा ख्याल है रिंग रोड को यूज किया जाए तो वही बेटर है कि शहर के बीचों बीच नहर पे या दूसरी जो सड़कें हैं, सिटी में एंटर होने के बाद मॉल रोड पर वो हो सकते हैं, स्पेशली जो मॉल रोड है वहां पर ट्रैफिक के खासे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस पर डिटेल में बात भी होगी, जो सियासी मंजरनामा है उस पर भी बात होगी। अनवर नजर डालते सबसे पहले प्रोग्राम में ऑन टॉप स्टोरीज। इमरान खान तो गिरफ्तार ना हुए, राना सनाउल्लाह रडार पर आ गए। एक ही दिन में आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। खवातीन का आलमी दिन, खवातीन को उनके हक कब मिलेंगे? लाहौर हार कर भी पहले नंबर पर, प्रोफेसर के घर चोरी की जो स्टोरी है वो भी आज के न्यू पाकिस्तान का हिस्सा होगी। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सियासी मंजरनामे पर खबर डालेंगे। जहां दो सूबों में इलेक्शन का मामला हो या फिर कौमी इंतखाबात की बात हो, तो हुकूमत हम देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। और इलेक्शन कमीशन की भी हर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, ख़त लिखे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। इदारों की तरफ से हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुकम्मल खामोशी है। वजारत ख़जाना की बात करें तो वो पैसों के मामले में काफ़ी डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों की बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सिक्योरिटी इदारों का होगा जब भी इलेक्शन आने हैं, तो वो भी अभी हम देख रहे हैं कि खामोशी है वहां पर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी की जो स्टेटमेंट है, काफी देर पहले तो खामोशी छाई रही, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं है। PDM इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज दिखाई दे रही है इंतखाबात के हवाले से। तो आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट आपके साथ शेयर की। इलेक्शन से पहले अहम फैसले करने, कौन से अहम फैसले करने हैं ये नहीं बताया जा रहा है। इलेक्शन डिले मुसलसल किया जा रहा है, और मौलाना साहब भी इलेक्शन ना करवाने की जो उनकी राय है वो बिल्कुल। और अभी भी हम ये बातें सुन रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में काफी वैसे बेबस भी दिखाई दे रही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए लॉबिंग हो रही है। मर्दमशुमारी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिटिंग गवर्नमेंट में मौजूद है
हैं बट स्टिल उनको रिजर्वेशन है इस चीज़ पर। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात करें तो इलेक्शन की नई हिकमत अमली देते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जुलूस नहीं होने चाहिए और इलेक्शन जल्द से जुलूस के बगैर नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनवार जो आपने इस वक्त टच किया है कि हमने देखा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, कोई भी हुकूमतें रही तो जल्द से जुलूस या लॉन्ग मार्च का सिलसिला हमने हर दौरे हुकूमत में देखा। लेकिन अब जो पीडीएम आई है, अब आप देखेंगे जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, इस पे इमरान खान साहब आए वो खामोश रहेंगे कि जल्द से जुलूस पर पाबंदी का कहा, और दूसरा कि बंद कमरों से खिताब तो खान साहब ही करते हैं ना, तो उस पर भी वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले को भी रोकना चाहिए। और इन सब बातों की जो बुनियाद है इन बातों की जो बुनियाद पर ये राय दी जा सकती है कि जो 30 अप्रैल है अनवार शायद ही तब इंतखाबात हो पाए, ऐसा लग नहीं रहा, माहौल वैसा बनाया नहीं जा रहा है। बाकी जो हुकूमत जाने या फिर वो इदारे हैं जो अभी भी हमें खामोश दिखाई दे रहे हैं, अब देखना ही है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। वज़ीर ख़ज़ार ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक घिनौनी साजिश के तहत दुनिया की 24वीं मईशत से लड़खड़ा कर 47वें नंबर पर लाया गया है। इस तरह का बयान एहसन इकबाल दे चुके हैं, आसिफ अली जरदारी इस पर बात कर चुके हैं, रजा रब्बानी इस पर बात कर चुके हैं कि जो वेस्ट है वो बिला वजह का प्रेशर पाकिस्तान पर डाल रहा है। अगर पाकिस्तान को ये जख्म ना लगाए जाते तो फिर पाकिस्तान तरक्की तो कर रहा था। ये बात कहना, ब्लेम गेम कर देना बड़ा आसान भी है और ये सब सियासतदानों के लिए है कि वेस्ट की एक साजिश हुई, ठीक है वो भी साजिश हुई होगी, लेकिन जो हमारे अपनी मुल्की जो हुक्मरान है या जो सियासतदान है उनका भी किबला दुरुस्त नहीं है। हम तो खुद इतना एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं और मुल्क को रोका जिस तरीके से जा रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और ये जो क्राइसिस की सिचुएशन है ये हमारे हुक्मरानों की ही पैदा करदा सिचुएशन है। बहरहाल जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वो भी एक्टिव दिखाई दे रही हैं पूरे सियासी में पर, और उन्होंने तनकीद की है खासकर जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। वो क्या कह रही हैं वो आप जरा देखिए। हादरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। कभी कहता है मैं माजूर हूँ, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूँ, कभी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? साजिश का एक बहुत बड़ा किरदार डैम वाला बाबा साकिब निसार, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा कि मैंने शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। चुन चुन कर इस बाबा जहमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा जहमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन। और सिचुएशन अभी ये है कि वज़ीर दाखिला जो हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब वो इमरान खान की गिरफ्तारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी हो चुके हैं। तो क्या अपनी ही गवर्नमेंट में वो खुद से गिरफ्तार हो जाएंगे? आसिफ अली जरदारी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्जे बरसे हैं और उन्होंने खान साहब को पागल खान तक कह दिया है। इस तरह की स्टेटमेंट्स यकीनी तौर पर अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह के अलकाबात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर इमरान खान भी जब चोर डाकू के अलकाबात का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल भी आता है तमाम जमातों की जानिब से। तो आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि इमरान खान वापस वहां जाना चाहता है जहां से उसे निकाला गया है। तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। ये जो पागल खान है इसने ऐसा खाना खराब किया पाकिस्तान का, इकोनॉमी का, ऐसी दलदल में हमें फंसा गया है कि बड़ी मुश्किल से हम पार निकलेंगे। ऐसे बेवकूफ को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया लोगों ने कि उसने सोचा ही नहीं। आज भी उसकी समझ ये है कि वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। ये जो रिसेशन दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये एक टेम्परेरी फेज है। कह रहा है कि हमारे कसूर है, ये हो गया, चीज महंगी है, फलानी महंगी है। ओ भाई महंगी तो तेरे जमाने में थी, हमने तो जब हमने छोड़ा तो ये कोई महंगाई नहीं थी। इसी पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। दो हम जिम की बात कर लेते हैं, वो भी साबिक
जर्नैल हो गए मुल्क में हमारे, साबिक जर्नैल या फिर साबिक जो जजेस होते हैं अदलिया के, ऐसा क्या वो अपने टेन्योर में करते हैं या कौन से गलत फैसले होते हैं कि वक्त गुजरने के बाद जो उनके मुखालफीन हैं उनकी तादाद में इतना इजाफा हो जाता है कि खुलेआम उन पर फिर जलसे जुलूसों में तनकीद की जाती है, स्टेटमेंट्स आती हैं, यहाँ तक कि उनका आम पब्लिक में निकलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये आसान सी बात, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले कुछ सरमाकार बड़े कारोबारी हजरात हमारी फौज के सरबराह से जाके मिले, जनरल आसिम मुनीर से, और ये वही काम है जो 2019-20 के दौरान होता रहा कि जब सरमाकारों और बिजनेसमैन को कोई मसला होता था तो वो सिविलियन हुकूमत के पास जाने की बजाय GHQ चले जाते थे। इस बात का एतराफ साबिक सरबराह फौज जनरल बाजवा ने भी किया कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि होता यह है कि जब जितने भी लोगों को अगर शिकायत है तो वो जाएं वजीर आजम के पास, वजीर खजाना के पास, लेकिन इसके दरमियान आके जब फौज GHQ मुदाखलत कर देती है, वो लोगों को अपने यहाँ बिठा के चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं कि हाँ जी हम आपकी शिकायत सुने। अगर तो ये मॉडल कामयाब होता तो फिर पाकिस्तान के तो बड़े जबरदस्त हालात होते कि लोगों को शिकायत है, वजीर आजम की हुकूमत से जाते हैं GHQ, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, GHQ मुदाखलत करता है और फिर शिकायत जो है वो खत्म हो जाती है, लिहाजा उनके भी वाले न्यारे और पाकिस्तान के भी वाले न्यारे हो जाते हैं। तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब एक फौज का साबिक सरबराह ये एतराफ़ कर चुका है कि चाहे सियासतदान थे चाहे बिजनेसमैन थे, हम उनको सपोर्ट करते रहे जी, तो फिर उन्हें जाहिर है बाद में गालियां तो पड़ेंगी। लिहाजा ये जो मॉडल है इसको कभी ना कभी खत्म करना पड़ेगा और जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनको काम की इजाजत देनी पड़ेगी, उनके काम में मुदाखलत बंद करनी पड़ेगी। यही काम जजों का है कि जज जब आला तरीन ओहदों पे पहुंच जाते हैं तो वो इत्तेफाक की आवाज सुनने की बजाय किसी और की दस्तक पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो वो जाहिर है उस वक्त तो फैसले ठीक है। फिर इम्तियाज साहब, इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो नून लीग इल्जाम लगा रही है लॉबिंग का साबिक चीफ जस्टिस पर, क्या फिर वो इल्जाम दुरुस्त है? जिस तरह से साकिब निसार की अभी एंट्री हुई है, उन्होंने खुद कहा उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं सहाफ़ियों को उसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे गलत फैसले भी हुए हैं। साबिक चीफ जस्टिस की इस तरह की स्टेटमेंट है कितने अहम मामले पर, उस पर किस तरह से कमेंट करेंगे आप? देखिए, सिर्फ ये साकिब निसार का मसला नहीं, ये तो प्लेटलेट्स जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और उसकी बुनियाद पे जिन्होंने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दिलवाई थी, उनका भी मसला जी, और तो उस रिपोर्ट के पीछे थे नवाज शरीफ साहब की, उनका भी मसला है। और ये मसला है पाकिस्तान के अंदर झूठ और मफादात पे मबनी बयानियां बनाने का। ये जो अभी आप मुझे सुना रहे थे, अपने नाज़रीन को भी सुना रहे थे कि आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर थी, मरियम सफदर की तकरीर थी। आप मुझे बताएं कि इस तरह के झूठ बोल के बाहर के ममालिक में कोई सरवाइव कर सकता है? इन्हें जिस अंदाज में मरियम सफदर झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हैं, वो वही बातें कर रही हैं जो इमरान खान कहते हैं, लेकिन इमरान खान पे पाबंदी लगा दी गई है। इन्होंने उधर कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तस्वीरें ट्रकों पे लगा के पूरे जलसे में घुमा दी थी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, बल्कि हर रोज एक नए झूठ के साथ नई मतलब अपना उनका बयानिया है, उनको अपना हक है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये देखें कि झूठ पे मबनी बयानियों को फैला रहे हैं और उसमें इदारों को भी निशाना बना रहे हैं, और उसके बावजूद आप और हम सब ये कुछ सुनने पे भी मजबूर है, तो हालात कैसे बेहतर हैं? ठीक है, तो फिर इम्तियाज साहब, इसका तो मतलब ये है कि जो जजेस हैं या जो जर्नैल हैं उनको बिल्कुल फिर न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई उनके फैसलों से, डिसीजन से ऑब्वियसली कोई राजी होगा और कोई इख्तलाफ करेगा, तो न्यूट्रल होना लाजिम है। अच्छा, इंतखाबात की बात मैं आपसे कर लेती हूँ। इस वक्त इंतखाबात में डिले के लिए जो मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, हुकूमत और इत्तेहादी जमातें इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रही हैं, इलेक्शन तो काबिल कबूल नहीं है, ये तो बात वाज़ेह हो चुकी है, ऐसे बयानात भी उनके सामने आ रहे हैं। देखें, इस वक्त हमारी हुकूमत है PDM की, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, लेकिन ये हुकूमत हर वो काम कर रही है जो जमहूरियत के उलट है।
यानी आप चैनल्स पे पाबंदी लगा दें, आप तकरीरों पे पाबंदी लगा दें, आप तमाम इदारों पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी करते रहें। अब तो मुझे लगता है कि इंटरनेट भी किसी वक्त बंद हो जाएगा जिस अंदाज, और ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे। तमाम तर इंडिकेशन या इशारे इसी तरफ हैं कि इंतखाबात को डिले करवाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं वो उसमें बराह रास्त आलाकार बनते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे किरदार के लोग इस वक्त हमारे सरों पर बैठे हुए हैं कि जिनको आप बाजार में आप सलामी पसंद करना पसंद ना करें, लेकिन हमारी तकदीर के मालिक वो लोग बन गए हैं। और इसीलिए लगता ये है कि वो जो इस्माइल साहब बार बार कह रहे हैं ना कि ये 1% रिपब्लिक है, यानी सिर्फ 1% लोग इस मुल्क के हुक्मरान हैं और बाकी 99% लोग उनकी खिदमत पे मामूर हैं, उनकी रियाया हैं वो। तो ये तमाम लोग उसी 1% का हिस्सा हैं। अब मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब को भी इस बात पे अपोलोजाइज, माजरत भी करनी चाहिए पब्लिकली कि वो जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो बातें करते रहे हैं जिसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के गवर्नेंस मॉडल के साथ, पाकिस्तान के उस की बुनियाद पे वो सिर्फ इमरान खान को उन्होंने निशाना बनाया हुआ था। हालांकि इसमें सिर्फ इमरान खान या सिर्फ नवाज शरीफ का या सिर्फ आसिफ अली जरदारी का किरदार नहीं, बल्कि वो निज़ाम है जो कि इन लोगों को सर्व कर रहा है, इन लोगों की खिदमत पे मामूर है। और उसमें पिस कौन रहा है? आम आवाम पिस रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? रूल ऑफ लॉ का, कानून की अमलदारी उसमें तलपट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है इम्तियाज साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं वाकई में इसी तरह से होना चाहिए। प्रायोरिटीज तो यही हो कि इकोनॉमी को ठीक किया जाए, इलेक्शन बर वक्त हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी सियासत है वो ऑडियोज वीडियो लीक से बाहर नहीं आ रही है। यकीनी तौर पर अच्छी बात तो नहीं है ये, लेकिन फोकस इन्हीं चीज़ों पर है। गिरफ्तारियों पर फोकस है, अब केसेस बनाने पर फोकस है। साबिक वजीर आजम पर 75 केसेस बना दिए गए हैं। फिर ये तमाशा रोज खड़ा हो जाता है, पुलिस लेने जाती है, वहां पर हम देखते हैं कारकुनान आ जाते हैं, गिरफ्तारी से रोकने के लिए नोटिस नहीं सर्व करने दिया जाता। तो फोकस तो फिर इन चीजों पर है, लेकिन हुकूमत किस तरह से फिर इन मामलात को कवर करेगी, कंट्रोल करेगी? हुकूमत मेरा ख्याल है अगर जमहूरी अंदाज में एक्ट करे तो बहुत सारे मामला तय हो सकते हैं। लेकिन जिस मुल्क में अदलिया के न्यूट्रल होने पे अगर बहुत बड़े सवाल हो, जिस मुल्क की पुलिस बदनाम तरीन हो, जिस मुल्क का पुलिस का सरबरा जो है वो पब्लिक में बैठ के धमकियां देता है कि ये लोग जलसा कर ले तो मैं देखूंगा, मैं मिर्ची वार्ड में भेजूंगा, यानी जिस मुल्क में इस किस्म की अगर आपकी क़यादत है, हुक्मरान है, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी लोग जो है पोजीशन की जमातें हैं वो बिल्कुल अपने हाथ पांव बांध के खुद को उनके हवाले कर दें? ऐसा नहीं होता है। यानी जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक लिहाज से नहीं हो, जब तक आप कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे। यानी यहाँ की अदालतें देखें ना, साकिब निसार साहब जो कह रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस, वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि वो यकीन करने को भी दिल नहीं करता, लेकिन उनके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं। अब देखें जो जस्टिस काजी फायजीसा साहब थे, उनका जो केस चला तो उन्होंने जवाब देने की बजाय बहुत अरसे तक ये किया कि जी मैं टेक्निकल, आपको ये मालूमात कहाँ से मिली, वो तकनीकी सवालात के पीछे छुप गए। 2-3 साल तक वो केस चला, तो बजाय इसके कि वो सामने रख लें कि मेरी बेगम के ये असासे और इस अंदाज में हमने ये तमाम प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि 2-3 मिलियन। बिल्कुल इम्तियाज साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं जजेस के मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की स्टेटमेंट्स की वजह से अब वो इल्जामात की जद में है। करंट सिचुएशन भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया बचाओ तहरीक लाने जा रही है, जहाँ पर हुकूमत है वो इस वक्त अदलिया जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जलसे जुलूसों में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, तस्वीर दिखाई गई, तो ये सिचुएशन फिर किस तरफ जा रही है? जजेस, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान को देखें, वहां पर भी हमने देखा कुछ इख्तलाफात सामने आए। देखिए जज साहिबान भी उतने ही तकसीम का शिकार हैं जितना इस वक्त बाकी मुआशरा तकसीम का शिकार है। और उस तकसीम की बुनियादी वजह ये होती है कि कानून की अमलदारी नहीं है, मुनाफकत बहुत है, झूठ बहुत है। चंद मखसूस ग्रोह हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, PMLQ है या कुछ और जमातें हैं, वो अपने अपने पार्टी या शख्सी मफादात की बरारी के लिए हर किस्म का झूठ बोलने से गुरेज नहीं कर रहे हैं और तमाम तर मलबा सिर्फ एक शख्सियत पर डालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने ख़राब हुए हैं, उस निज़ाम की खराबी है। और
फिर अशराफिया, चाहे वो फौजी है चाहे सिविल है, उनकी खुदगर्जी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज $1 के लिए बैरूनी ममालिक की मिन्नतें समझतें कर रहा है। तो ये, और इस वक्त IMF ने सख्त रवैया भी इसीलिए इख्तियार किया हुआ है कि इसी सियासी और फौजी अशराफिया की वजह से पाकिस्तान के हालात इस हद तक खराब हुए हैं कि ना आपको कर्जे के लिए हुए पैसे खर्च करने का तरीका आता है, ना आपको कानून की अमलदारी का कोई एहतराम है, जिसकी वजह से जाहिर है इसमें वसीअ पैमाने पे लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी है, मायूसी भी है, गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए है कि यहाँ पे जो 1%, 2% लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग जो हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनका हाल बद से बदतर होता चल जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन थे, सियासी मंजरनामे पर अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, राय का इजहार कर रहे थे। हमारे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और सियासी मंजरनामे का ही तस्करा करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में भी। और अनवार, जैसा कि आज का दिन खासी अहमियत का हामिल है, इमरान खान साहब एक तवील ब्रेक के बाद उनकी जो हेल्थ के भी मसाइल थे, हमने देखा इस पूरे टाइम में उनको अदालतों का सामना भी करना पड़ा, केसेस का भी सामना करना पड़ा, और अब वो आज रैली है निकाल रहे हैं लाहौर से, और उसको लीड भी इमरान खान साहब करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि एक यादगार ये रैली होगी, बहुत बड़ी तादाद में इसमें लोग शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऑन अ लाइटर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, जिस तरह से मरीम नवाज की स्टेटमेंट आई कि खान साहब बहादुरी जो है वो नवाज शरीफ से ले लें, तो क्यों नहीं लेते आप लोग? देखिए, नवाज शरीफ साहब से तो फिर बहादुरी लेने के लिए पहले हमें बहुत सारे पैसे बनाने पड़ेंगे जी। उसके बाद लंदन में अपार्टमेंट खरीदने पड़ेंगे, फिर अदालत से सजा लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स गिराने पड़ेंगे, उसके बाद लंदन भागना पड़ेगा। इतनी बहादुरी तो हर एक में नहीं होती। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन इतनी बहादुरी नहीं है हमें। ठीक है, तो हसन साहब अभी अगर हम केसेस की बात करें, रैली पर भी आते हैं, केसेस गलत हैं सही हैं, फैसला तो अदालत ही करेगी। अदालत को हम देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में उस पर बात की जा रही है, और अब PTI अदलिया बचाओ हवाले से भी एक तहरीक शुरू करेगी। उससे पहले आपको लगता है कि कानून पर अमल दरामद भी करवाना जरूरी है? अगर कोई नोटिस सर्व किया जाता है, वहां पर गिरफ्तारी का फैसला किया जाता है, आपकी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है, अदालतों पर आपको यकीन है, तो क्या गिरफ्तार करने आएंगे, गिरफ्तारी देंगे खान साहब? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पहले ये समझना पड़ेगा, पहले मैं आपको प्रिंसिपल क्लियर कर दूं, कोई हमें कानून से इस्तेशना नहीं चाहिए। हमारी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पार्टी का मोटो भी यही है, हमारा मकसद भी यही है, कानून गरीब अमीर ताकतवर कमजोर सबके लिए बराबर होना चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि आप ये समझे कि ये जो बात सारी चल रही है ना, ये कोई कानूनी नहीं है जंग, ये सियासी जंग है। एक शख्स के ऊपर आप 76 मुकदमे कर देंगे। इमरान खान कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। आपने केस बनाने आप बनाए, आपने प्रोसिक्यूट करना है आप करें, लेकिन आप मुझे बताएं कि 76 मुकदमे बनाकर अगर वो चाहते ही हैं कि हमारे लीडर को रोज कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी तीसरी अदालत, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, एक कातिलाना हमला उन पे हो चुका है जी। हसन साहब, जब हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करते हैं और जब इमरान खान साहब को अदालत पहुंचना होता है, तो वो यही कहते हैं कि आपको फैक्ट्स शेयर करते हैं कि जितना खर्चा इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे आया वो मीडिया पर लाने को भी तैयार है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुसलसल हम देख रहे हैं एक्टिव है, वो ये कहती है कि इमरान खान लाडला था और लाडला है। जिस तरीके से कारकुनान पहुंच जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस दिन केसेस होते हैं, हमारे वक्तों में ऐसा नहीं होता था, और इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं और हर तरीका यूज कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मरीम नवाज की पार्टी वो पार्टी है जिनके कारकुनों ने ऑर्गेनाइज सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उसके बावजूद उनकी पार्टी चलती रही। आपको पता है कि इन्होंने गुजरांवाला में जो स्पीच की, उसमें इदारों की कितनी हजरा सराही की, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि अभी जो मरियम नवाज ने स्पीच की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों की तस्वीरें दिखा कर जिस तरह की बात की गई, वो सबके सामने है।
इससे कोई इसका 10वां हिस्सा भी हमने बात की होती तो इस वक्त दहशतगर्दी समेत पता नहीं कौन कौन सी दफात लग गई होती। फिर आप मुझे ये बताएं कि चले जमानतें तो लोगों को मिल जाती हैं, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई ऐसी मिसाल एक भी है जहां के आपका एक बंदा जो कन्विक्टेड हो, जिसको सजा हो गई हो, सजा काट रहा हो, उसको आप जेल से निकाल के लंदन भेज दें, वो वापस ना आए, जो शख्स उसकी जमानत दे के है वो प्राइम मिनिस्टर, आप उसको भी कुछ ना कहें। फिर आपके तमाम केसेस जो हैं अदालतें इदारे सारे एक एक करके माफ करें। उसके बाद इस तरह की बातें करना, बात यह है कि वो ये चाहती है कि जी कोई भी उनके खिलाफ बात ना करे, वो आइन के खिलाफ वर्जी करे, कानून के खिलाफ वर्जी करे, ये हो ही ना, इलेक्शन में भी ना जाए। अब ऐसे तो नहीं हो सकता, वो क्या वो शेर है कि गलियां हो जान सुजियां मिर्जा यार करे, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है हसन साहब, नून लीग हुकूमत में होने के बावजूद यही इल्जाम आयद कर रही है कि जो सपोर्ट है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ हलकों की जानिब से मिल रही है, तो कुछ शेयर करेंगे कौन आपका मददगार है जो अभी तक इतनी मैसिव सपोर्ट है पीटीआई को, खान साहब को, नून लीग के बकौल? देखिए, इस वक्त एक सबसे बड़ी सपोर्ट खान साहब को है अवाम की, और अवाम खान साहब के पीछे खड़ी है। आपको देख लें, मतलब बात यह है 17 जुलाई को ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, हमजा शहबाज की हुकूमत होती है, उसके बावजूद ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है पीटीआई को। फिर सरतोड़ कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब को ना दिलवा सकें, 186 में से एक बंदा ये काम नहीं कर सकते, हम वो कर लेते हैं। ये है असल सपोर्ट। बाकी जो ये बातें कर रहे हैं, देखें आइन खोल के पढ़ लेना। अब आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए। अब क्या ये चाहती है जज, क्या करें? अच्छा हसन साहब, जिस तरीके से आपने कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का आपने तस्करा किया, मुस्लिम लीग नून का किया कि जिस तरह से जलसे जुलूसों में वो तस्वीर दिखाकर बात करते हैं। अच्छा, अब हम ये भी सुन रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से जो बात हो रही है, कोर्ट मार्शल की जो बातें की जा रही हैं, तो फिर तजाद नहीं आ गया पीटीआई की स्टेटमेंट में? क्या फिर खान साहब इतने मजबूर वज़ीर आज़म थे अपने दौरे हुकूमत में जो ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ रही हैं, तो फिर दूसरों से मुख्तलिफ होने का दावा किस तरीके से करते हैं? नहीं, देखिए बात यह है, देखिए मुख्तलिफ एक अलग बात है, 75 साल की पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है, हमेशा से रहा है, आज भी है। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन के अंदर वो कर दें। मेरी भी ख्वाहिश ये है, वो तमाम लोग की जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि सियासी में अमल में मुदाखलत ना हो, लेकिन बहरहाल एक किरदार इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। ये चीजें तो हमेशा सामने आती हैं, जब सामने आती हैं वो फैक्ट्स तमाम के सामने रख दिए जाती है। ये जो एक प्रोसेस है सिविल मिलिट्री बैलेंस का, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगा ना। ये ठीक है हसन साहब, जिस तरह से खान साहब ने बारहा गुफ्तगू की है, उनकी जान को खतरा है, पहले भी उन पर हमला हो चुका है कातिलाना, तो और यही वो कह रहे हैं कि अदालतों में भी जाने से रिलीफ दिया जाए, वीडियो लिंक पर उनसे बात कर ली जाए अदालत की जानिब से, लेकिन आज रैली के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो फिर उसकी सिक्योरिटी को आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे? उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि अदालत नहीं जाना चाहते पर रैली निकालने के लिए वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, तब भी तो सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, देखें बात 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि अदालतों में जाने से इनकार नहीं है, सिर्फ ये है F8 की जो कचहरी है वो बड़ी कंजेस्टेड जगह है, हमारे पास इत्तलात नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि उस केस को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कर दिया जाए। एक रश होता है, एक धक्कम फेल होती है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। खान साहब ने निकलना है और खान साहब बिलीवर है, कहते हैं ये तो अल्लाह के हाथ में हर चीज है, लेकिन बात यह है कि थोड़ा बहुत तो हमने ख्याल करना है ना। आज भी सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं, खान साहब ने कैंपेन भी लड़नी है, बाकी अदालतों में भी पेश होंगे, जहां मुमकिन हो उसमें ऑनलाइन पेशी हो जाए, जहां मुमकिन हो ऐसी जगह पे। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी आज कितनी सख्त रखी जाएगी? बुलेट प्रूफ में आएंगे, किस तरीके से लीड करेंगे? लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज का भी सामना करना पड़े ऑब्वियसली, तो किस तरह से उनकी सिक्योरिटी पर आज किया जाएगा? देखिए बात यह है कि हमारी जो अपनी सिक्योरिटी की टीम है वो तो हर मुमकिन इंतजाम कर रही है और इनको अपने लीडर की हिफाजत करेंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरान नहीं हो सकती। ये काम तो हुकूमत का है, और अगर मरियम नवाज को हर जलसे के लिए 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल मिल सकते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी भी जरा तवज्जो देंगे और इग्नोर नहीं करेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका एक कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, क्योंकि खान साहब पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका है और अभी भी थ्रेट्स तो यकीनी तौर पर मौजूद हैं। जरूर करेंगे कि ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा को हम कनेक्ट कर सकें और सिक्योरिटी के हवाले से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऑब्वियसली सानिया वजीराबाद एक बड़ा इंसिडेंट था, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। ब्रेक की जानिब जाते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। इसी मामले से आगाज करेंगे गुफ्तगू का दोबारा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे अजब करप्शन की कुछ गजब कहानी से मुताल्लिक। और वो कहते हैं ना कि बड़े आदमियों के लिए काम करने या फिर उनसे ताल्लुक रखने की एक कीमत होती है जो कभी ना कभी अदा करनी पड़ती है, और ये फैसला कि आप दुरुस्त या गलत उसमें कुछ वक्त लग जाता है। अगर हम पंजाब हुकूमत के हाथ चीमा की बात करें, विफाक में फवाद हसन फवाद मौजूद थे तो उन्होंने इसकी भारी कीमत अदा की, लेकिन बिलाखिर दोनों बेगुनाह साबित हुए। बहुत लंबा एक टेन्योर था जब उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ा था। और अभी हम ये देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिलाखिर गिरफ्तारी उनकी अमल में आ चुकी है। गिरफ्तारी हो गई है, उनको बलूचिस्तान से अनवार गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले पर कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क से फरार होने की कोशिश में मसरूफ थे, शायद इसलिए इतनी जल्द गिरफ्तारी भी कर ली गई। ऑब्वियसली एविडेंस तो मौजूद होंगे जिसकी बेस पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो एंटी करप्शन रहीम यार खान में मौजूद है। जब बाखबर सहाफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वकास गौरी ने एक खास खबर दी है और उन्होंने बहुत सारे एतराफ़ात भी किए हैं। बाकी उन्हीं से हम जानते हैं पूरी स्टोरी से मुतल्लिक कि क्या इन्वेस्टिगेशन। वकास, थैंक यू सो मच, आपने हमें अब ज्वाइन किया, पूरे मामले को आप कवर भी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपसे बात हुई है, क्या अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है? मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, बलूचिस्तान से फिर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अच्छा नबीहा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो कहा जाता है कि बॉर्डर फरार होने की कोशिश, तो इसकी जो असल तस्दीक है ये कुछ अरसे बाद ही असल स्टोरी जो है वो सामने आएगी कि वो कहाँ थे, कहाँ से फरार हो रहे थे। क्योंकि ये जो लापता हुए थे मुबैना तौर पर ये सिंध में खबर आई थी कि सिंध पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया, फिर सिंध पुलिस ने उसकी तरदीद की। बाद में ये कोयटा पुलिस की हिरासत में निकले, उन्होंने ये दावा किया कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और वहाँ से इन्हें पकड़ा गया। तो ये भी स्टोरी मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है और हमारे मुल्क में काफी कुछ जो कहा जा रहा होता है वो हो नहीं रहा होता, और जो हो रहा होता है वो आम आदमी को बताया नहीं जाता। तो पकड़े ये जो है वो बलूचिस्तान पुलिस से, वहां से एंटी करप्शन की जो टीम है उन्हें लेकर अब रहीम यार खान में मौजूद है। उधर भी एक पर्चा है जिसपे इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये पूरी एक जो तफ्तीशी अमल है ये तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। ठीक है, अभी सियासी मंजरनामा जो आजकल हम देख रहे हैं पूरे मुल्क का, उसमें ऑडियोज और वीडियोस का बहुत ज्यादा शोर है और ये कहा जा रहा है कि इनकी भी वीडियो है जो बहुत जल्द मंजर आम पर आ सकती है। देखें, जब हमारे तफ्तीशी इदारे किसी भी मुलजिम से या किसी भी ऐसी शख्सियत से जिससे उन्होंने बड़ी अहम मालूमात लेनी होती हैं, तफ्तीश करते हैं, तहकीकात करते हैं, तो उसकी ऑडियो और वीडियो लाजमी तौर पर वो रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक एविडेंस के तौर पर ये उनके पास रहे और बवक्त ज़रूरत अदालतों में और सम टाइम पब्लिक के सामने भी पेश की जा सकती है। जैसे कई सियासी शख्सियात जब नैब में भी पेश हुई तो उनकी तस्वीर लीक हो गई, कई लोगों की ऑडियो लीक हो गई, वीडियो लीक हो गई। तो ये भी एक कल्चर है। अभी तक जो उनसे तफ्तीश की गई है उसमें उन्होंने कई शोबाजात में जो इन्वेस्टमेंट है उसका इतराफ़ किया है। मैं आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन का बताऊं कि उसमें क्या निकला। उसमें शुगर मिल्स में, एक शुगर मिल जो है घोटकी में, उसमें 25 करोड़ रुपए की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा रहीम यार खान शुगर मिल जो है उसमें 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। इनके साथ बाकी लोग भी थे, कई अहम शख्सियात भी थी जिन्होंने मिलके जो है ये इन्वेस्टमेंट की। और इसके साथ जो है गाड़ियों का भी शौक रखते थे, उनकी खरीदो फरोख्त, 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां भी इन्होंने जो है वो। आज जिस तरह से वकास आप कह रहे हैं कि ये मामला भी आने वाले दिनों में मजीद खुलेगा, मजीद एविडेंस या वीडियोस का जिस तरह से मैंने तस्करा किया कि वो सामने आ सकते हैं, मजीद भी इन्वेस्टिगेशन कुछ मजीद अहम शख्सियात से भी की जा रही है, मामले में मजीद भी कोई इंकशाफात सामने आए हैं? देखिए, दावा यही किया जा रहा है इस वक्त जो डीजी एंटी करप्शन है सुहेल ज़फ़र चट्टा,
उन्होंने सीट संभालते ये कहा था कि मैं जब किसी भी केस पर काम करूंगा तो उसकी मनी ट्रेल तक भी जाऊंगा, उसकी जो लोग उसमें मावन हैं, जो सहूलतकार है, उन्हें भी पकड़ूंगा। अब मोहम्मद खान भट्टी का केस अगर देखें तो मोहम्मद खान भट्टी वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है, टू एक्स सीएम पंजाब। कॉन्फिडेंशियल रखा गया मामले को, इन्वेस्टिगेशन की भी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि किस किस से उसका राब्ता था, किस किस के लिए वो काम कर रहे थे, किस किस के पैसे जो थे वो उस इन्वेस्टमेंट में शामिल थे। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी इन पर काम किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं एक्स सीएम के परवेज इलाही साहब के, तो 7वें ग्रेड के ये क्लर्क थे, किस तरह से तरक्की हुई, कोई बैकग्राउंड अगर आप इनका थोड़ा सा डिस्कस कर सकें कि इतनी जल्दी कोई इंसान किस तरह से तरक्की कर सकता है। अब वो एग्री कर रहे हैं कि एक 25 करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ उनका गाड़ियों में इन्वेस्टेड है, गाड़ियों के शौकीन है, 4-4.5 करोड़ उनके बैंक अकाउंट में मौजूद है। तो एक 7वें ग्रेड का अफसर इतनी जल्दी कैसे तरक्की करता है? मेरा ख्याल है जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं वो शायद ये जानना, ये राज, ये गुर जानना चाहेंगे। ये अनवार बड़ी अच्छी आपने बात की है, और यकीनन आपने उनके जो असातिज़ात हैं उनका भी पूछना था। वो 4.5 करोड़ पे जो कहा जा रहा है उन्होंने तस्लीम किए हैं कि उनके अकाउंट में है, 10 करोड़ पे की उन्होंने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, वो भी उन्होंने कहा है कि उनका अपना है, 2 उनके घर लाहौर में, एक कनाल का घर है और एक शातमंडी का। और इनका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये 1997 में एक 7वें ग्रेड के क्लर्क थे, और उसके बाद ये पंजाब असम्बली वहां से इन्हें जो है वो मुंतकिल किया गया, उन्हें उनका ट्रांसफर या जो भी सियासी प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक वहां पे इनको 11वां ग्रेड मिल गया। और उसके बाद ये 10 साल से कम अरसे में अपने ताल्लुकात की वजह से ही 20वें ग्रेड तक जा पहुंचे। तो ये एक ऐसा, और इस वक्त तो माशाल्लाह वो 22वें ग्रेड पर हैं। तो 10 साल से कम अरसे इतनी चाहिए कि आप 7 ग्रेड से 20वें ग्रेड तक पहुंच सकते हैं अगर ताल्लुकात और पीआर अच्छी हो। सीएसएस करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो कहता हूँ चौधरी तो चौधरी का जो सेक्रेटरी है वो भी चौधरी है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है, इंकशाफात तो हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं जल्द ही? मतलब इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से तेज है जिस तरह से होनी चाहिए, या फिर इन केसेस में हम देखते हैं सियासी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पुलिस को इसका काम ठीक से करने नहीं दिया जाता, एक हाइप तो क्रिएट होती है पहले, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं निकलता फिर उन केसेस से, तमाम चीजें झूठी साबित हो जाती हैं, अदालतों में बयान बदल जाते हैं। ये तो पुलिस के सामने स्टेटमेंट्स हैं, अदालतों में जब आते हैं तो फिर बयानात से मुकर जाते हैं। देखिए अनवार, ये तो आप, मैं और नबीहा मिलकर एक दुआ ही कर सकते हैं कि जो केसेस हैं और करप्शन के ये इतने बड़े केसेस जो सामने आ रहे हैं ये अपने पाया तकमील तक पहुंचे, मजीद गिरफ्तारियों, शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, ये बड़ी जरूरी है। क्योंकि एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है वो हमारी एक फितरत सानिया भी है, हमारे कल्चर का हिस्सा भी है कि जब हुकूमत बदलती है दूसरे के लोग पकड़े जाते हैं, दूसरी पार्टी के मुखालिफ पार्टियों के लोगों को पकड़ के राज लिए जाते हैं। जैसे चौधरी परवेज इलाही के जो गुजरात में घर है उनके मुलाजिम को भी उठाया गया और उनसे भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। मतलब एक मुलाजिम के पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये एक विक्टिमाइजेशन हमारे कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन अगर करप्शन की है, मोहम्मद खान भट्टी ने अगर करप्शन की है तो इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, इनको कोई कन्विक्शन जो है वो होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो बदकिस्मती से अभी तक हमारी कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि हम किसी को भी सजा अगर सुना भी दें तो वो बाअसर शख्स जो है वो उस सजा को काटे भी और वो पूरी हो। अभी तक नहीं आई हो कि इस केस में या इस तरह के बाकी केसेस में आने वाले टाइम में जिस तरह से मामला खुल रहा है, पूरा बिल्ड हो रहा है, तो ये नाम मजीद सामने आने वाले हैं, आप ऐसा समझ रहे हैं? मोहम्मद खान भट्टी ने आपको लगता है मजीद नाम भी दिए होंगे, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो बेसिकली क्योंकि साबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनका बड़ा उनके साथ ताल्लुक था और तफ्तीश का रुख भी जो है वो इसी तरफ है कि इनका जो ये सारी इनकी इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली इसके दरपर्दा वो पैसा किसका था, उसमें से जो अगर इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आ रहा था वो किसके पास जा रहा था, तो ये सारी चीजें जो बलूचिस्तान ही रखा जाएगा, आगे शिफ्ट किया जाएगा कहीं पे? अभी तो ये रहीम यार खान है, उनके ऊपर लाहौर में भी मुकदमात हैं, तो वो उसके बाद अब मेरा ख्याल है जब तक ये अभी ये हुकूमत नहीं बदलती तो वो शिफ्ट ही होते रहेंगे। एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने बात की, हमने इस सेगमेंट के शुरू में भी बात की, 2 बड़े नाम फवाद हसन फवाद और अहा चीमा, उनके खिलाफ भी एंड तक कुछ नहीं निकला, तो
फिर ऐसे ही लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं हो रही एक बार फिर? देखिए फवाद हसन फवाद और राहत चीमा, उनके तो मुखालफिन भी उनके बारे में एक बात कहते हैं कि उन्होंने जो भी काम किया वो प्रोफेशनली किया और उन पर इस तरह का कोई इल्जाम बाद में साबित नहीं, और कई साल वो जेल में रहे। तो यहाँ पर यही बदकिस्मती है कि जिसने जुर्म किया है वो रिहा हो जाता है। ब्रेक के बाद आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ रही है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 8वें एडिशन से मुतालिक, जहां पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 35 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन का ताक़ुब कर रही थी लाहौर की टीम, लेकिन 172 रन पर ही ऑल आउट हो गई और लाहौर के लिए ये एक बुरी शिकस्त है। फिर भी लाहौर जो है वो टॉप पर ही मौजूद है। जी, टारगेट अच्छा दिया गया, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बताया। 207 रन का टारगेट दिया गया। चेस करना थोड़ा सा 35 रन से जो शिकस्त हुई, लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अब तक का ये PSL का अच्छा टारगेट है और बड़ा कोशिश की गई लाहौर की जानिब से। शाहीन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। एक फास्ट बॉलर के लिए 52 रन की इनिंग्स खेलना और इतनी शानदार इनिंग्स खेलना, इतने शानदार स्ट्रोक्स लगाना, तो अभी जैसे हमने शो के स्टार्ट में भी बात की कि वो अपने सुसर की कमी हमें महसूस नहीं होने दे रहे, तो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद, बिल्कुल, दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स की बात करें, जो कि नबिया की फेवरेट टीम है बिकॉज ऑफ रिजवान साहब, तो हमने देखा कि मुल्तान लाहौर का तगड़ा मुकाबला बनता है। प्रेडिक्शन तो यही की जा रही है। इस्लामाबाद की भी इस टाइम अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अनवार इस्लामाबाद भी पीछे नहीं है, लेकिन कल जैसे पेशावर ने लाहौर को शिकस्त दी है तो चारों टीमें पाई की लग रही हैं और लग रहा है कि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। जो प्रेडिक्शंस हम भी कर रहे थे, हम तो ये चाह रहे थे कि लाहौर और मुल्तान का मुकाबला हो, लेकिन जो गेम है वो चेंज होती भी दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़ैन ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कल 2 मैचेस से बड़े ही शानदार मैचेस हुए, चारों टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कल दोनों टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम पहले मैच की बात करें तो उसमें हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी ने की। जी, मुझे लगता था कि स्टार्ट था तो शायद 15-20 रन बहुत शॉर्ट बनाए उन्होंने। उसमें सबसे ज्यादा तारीफ अगर की जाए तो साइम अयूब की करनी बनती है। जिस तरह उस बच्चे ने देरी दिखाई, शॉर्ट सिलेक्शन थी, जो करेज का मुजाहरा किया, वो मेरे ख्याल है सीनियर के लिए भी एक मिसाल थी। उसने उसके अंदर ग्लिम्पसेस तो हमने लास्ट सीजन में भी देखी थी, कोयटा की तरफ से वो खेल रहे थे, बट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। अभी डोमेस्टिक सीजन में परफॉर्म किया और इस PSL में वो मार्क्स छोड़ रहे हैं। जहाँ भारत की बात करते हैं, आजम खान की बात करते हैं, तो तीसरा अगर बच्चे की बात ना करें, साइम अयूब की बात ना करें, तो ये ज्यादती होगी। इस लड़के ने आया अपने जैसे 68 रन का बिल्कुल इजाफा किया, बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। लेकिन जिस तरह अनवार में भी गुफ्तगू कर रहे थे कि कल 2 जो सबसे फेवरेट टीम्स हैं वो उनको शिकस्त हुई है, तो इस PSL के फाइनल में तो कुछ भी हो सकता है। अभी तक की जो फेवरेट टीम्स है लाहौर और मुल्तान कहा जा रहा है, दो के पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी दे आर इन फॉर्म और बड़ी अच्छी गेम देखने को मिल रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सनसनीखेज होगा फाइनल। आपने लिखा है कि K2 का मैं वही कह रहा था कि पहले साइड की बात इस तरह दूरी थी कि जितना इसमें शहीन शाह को रेटिंग की, खास तौर पे राशिद खान की अगर बात की जाए, राशिद खान सबके लिए मिस्ट्री बॉलर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिस तरह इसने उसने उनके गेस्ट चार्ज किया, तो ये बता रहे थे कि इस लड़के के पास करेज के साथ साथ टेक्निक भी है, टेम्परामेंट भी है और स्किल लेवल भी इसका पूरा इंटैक्ट है। तो इस लड़के ने वो पूरा एक जो वर्ल्ड क्लास या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं उन बॉक्सेस को टिक किया, तो ये इसको क्रेडिट जाता है। और ओबियसली फिर उसके बाद आने वाले तमाम बैटर्स ने भी साथ दिया और एक रीजनेबल टोटल बनाया। लाहौर के अंदर हमें लगता है कहीं ना कहीं पहले बैटिंग को प्रेफरेंस देती है और जब उनको चेस करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो कम्बल करते हैं, और वही चीज हुई कि जिसके लिए आए तो वो टोटल भी ऑलरेडी हमेशा हमें मालूम है कि 200 से प्लस करना आसान नहीं होता, तो वो खैर सक्सेसफुल नहीं रही। और हमने देखा कि फिर इसी तरह अजमेची की खासतौर पर वहाब की बात करें, उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। वो जब नहीं डिलीवर कर रहे थे तो ज़ल्मी सफर कर रही थी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कल मैच अपने नाम दिया।
ठीक है इरफान, शाहीन की कैप्टनसी को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के कैप्टन साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की नेशनल टीम में उनको कैप्टन सेलेक्ट किया जाता है? डे बाय डे उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो रही है, जिस तरह से बैटिंग उन्होंने की है, 52 रन की इनिंग्स जिस तरह से खेली। बिल्कुल, मैं हमेशा कह रहा था कि शाहीन और शादाब ऐसे कैप्टन हैं जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। शादाब को एडवांटेज इसलिए जा रहा था, शादाब जो है वो ज्यादा दिलेरी दिखा रहे थे, वो बैटिंग में भी अपने आप को ऊपर लेके आ रहे थे, बॉलिंग में भी जब उनके अगेंस्ट हिटिंग हो रही होती है टीम के अगेंस्ट वो खुद बॉलिंग के लिए आते थे। शाहीन मुझे कहीं ना कहीं रिलेक्टेड नजर आ रहे थे, पर शाहीन अभी लास्ट 2 मैचेस के अंदर हमने देखा कि वही कुछ कर रहे हैं जो शादाब कर रहा था। वो बैटिंग में भी अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं और बॉलिंग के अंदर भी जब टीम को लगता है कि उनके अगेंस्ट हिटिंग हो रही है तो वो खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं। दूसरे कैप्टन की यही निशानी है कि वो अपने आप को हाइड नहीं करता, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, सामने आके लड़ता है और पूरी टीम को दिखाता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ या मैं सबसे ज्यादा दलेर हूँ। तो शाहीन बिल्कुल उस ट्रैक पे आप आ चुके हैं जिसमें वो लगता है हमें कि कहीं ना कहीं ये बेस्ट बैटर की तरफ बेस्ट ऑलराउंडर की तरफ रादर जा सकते हैं और कैप्टनसी के तमाम उनके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, उन्होंने टाइटल भी जिताया। अच्छा इरफान, ना सिर्फ कैप्टनसी के गुण दिखाने का मौका मिला है इस सीजन में, जैसे शाहीन की बात हो गई, रिजवान की बात हो गई, आप बात कर रहे हैं शादाब की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जो टैलेंट है वो भी आपको लगता है नेशनल टीम के लिए नजर आया है? किसको आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए? देखिए ये तो हम बात जैसे बॉलिंग की बात की तो उसमें तो सिंपली एक नाम स्टैंड आउट करता है, वो एहसान होता है। तो एहसान होता तो हमें कल भी हमने मैच में देखा, बड़ी शानदार बॉलिंग की, वो तो एक सिंगल पर्सन इन बॉलिंग लाइनअप आपको नजर आता है कि वन मैच स्टैंडिंग नजर आता है, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बैटिंग के अंदर बात की तो 3 नाम नजर आ रहे हैं। हारिस ऑलरेडी पाकिस्तान को खेल रहा है, साइम अयूब बिल्कुल ही इज नॉकिंग एट द डोर एज वेल, वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि वो अब आएगा टीम में और उसका आना बनता भी है। और तीसरा हम आजम खान की बात कर रहे हैं, आजम खान ने जिस तरह अपनी टीम को ग्रुप किया है वो भी डेफिनेटली अब टीम का पार्ट है, एज पर द टीम बट इज कंसर्न्ड वो मस्ट आपकी टीम का पार्ट। इरफान, आपको लगता है कि आजम खान को बिला वजह क्रिटिसाइज किया गया? पहले अगर उनके वेट की हम बात नहीं करते हैं, उनके हम परफॉर्मेंस पर अगर डिस्कस करें तो आई थिंक परफॉर्मेंस मैटर। श्रीलंका के प्लेयर थे राणा टुंगा, ठीक है, पाकिस्तान के पास इंजमामुल हक मौजूद थे लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी भी बहुत आउट क्लास थी, तो इस पर आपको लगता है क्रिटिसाइज करना चाहिए? इस तरह के बहुत से प्लेयर्स पहले आ चुके हैं, एवरेज की भी से लोग आते हैं। देखें दोनों तरफ ये रूल चलता है, बोर्ड के पार्ट पे ये है कि अगर आपको कोई परफॉर्मेंस इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी देता है तो आपको लुक आउट करना चाहिए, लेकिन ये ऑनेस्ट लड़के के ऊपर भी आता है कि आपको पता है कि जब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है जी और आपकी रिक्वायरमेंट का पार्ट है कि आपकी फिटनेस भी होनी चाहिए, तो आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? ये देखें ना, आपके लिए पूरी दुनिया का स्टेज ओपन है और आपके लिए सारी दुनिया देख रही थी। टीम की हमने देखा एग्जांपल, वो टीम से अपनी फिटनेस की वजह से आउट हुए। अब मॉडर्न डे क्रिकेट बड़ी फास्ट हो चुकी है, आप अपने ऐसे प्लेयर को जिसकी फिटनेस पूरी नहीं है आप कैसे हाइड करोगे? आप देखें अगर वो कीपिंग कर रहे हैं तो 2-3 कैचेस छोड़ देंगे, 2-3 बाउंड्रीज करवा देंगे, वो उतने एक्टिव होंगे नहीं जिस तरह बाकी कीपर होते हैं। अगर आप ऑन द फील्ड यू आर डूइंग द फील्डिंग तो आप फील्डिंग में कहां हाइड करेंगे? ठीक, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इरफान जरा अब बात कर लेते हैं कल के दूसरे मैच की, मुल्तान की और इस्लामाबाद की। क्या वीकनेस लगी आपको मुल्तान की या क्या स्ट्रेंथ लगी आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड? क्या लगा कि दोनों टीम्स स्ट्रांग है लेकिन लक भी तो ऑब्वियसली किसी एक टीम को हारना है या जीतना है, लेकिन कहाँ गलती हुई मुल्तान? फाइट की मुल्तान ने आखिर तक। मुल्तान को देखिए 90% मैच अपने कंट्रोल में रखा, मेरा ख्याल है दोनों जगह वो लास्ट 2 ओवर में मैच हारे। 18 ओवर तक उनका लग रहा था टोटल वो भी 230-235 कर जाएंगे। टिम डेविड ने तो 30 रन लगाए एक ओवर में रुमान रेस को, बट सेकंड लास्ट ओवर में 8 रन बने, लास्ट ओवर में 6 रन बने। उधर से उन्होंने मोमेंटम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ब्रेक करके अपनी तरफ शिफ्ट किया। इसी तरह जब वो चेस के लिए आए इस्लामाबाद यूनाइटेड तो 18 ओवर तक उन्होंने कंट्रोल में रखा गेम को, 17-18 ओवर तक, बट फिर लॉन सोल्जर के तौर पे वो स्ट्रगल करते रहे, वो एफर्ट मारते रहे और उन्होंने जाके फिर 19वें-20वें ओवर में जाके मैच को फिनिश कर दिया। मेरा ख्याल है कि तमाम बॉक्सेस उन्होंने टिक किए और खास तौर पे जो मुल्तान सुल्तान का मिडिल ऑर्डर था वो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि वीक है, बट जैसे ही टीम डेविड आए तो वो भी पूरा हो गया, सारी चीजें उन्होंने ठीक की। बट जिस तरह हैविंग सेड दैट किसी एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, वही उनके साथ हुआ।
मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फिनिशिंग टच जो होता ना वो मिस हो गया, विकेट की गिर गई आखिरी 2 ओवरों में, जिसको वो कर नहीं पाए। अदरवाइज मुल्तान सुल्तान ने जो है वो ज्यादा बैलेंस और अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है, बट डार्क हॉर्स कहना पड़ेगा, मैं हमेशा कह रहा हूँ सांबा यूनाइटेड को बड़ी ज्यादा क्लैरिटी है पूरी टीम में, कैप्टन को बड़ा समझ है कि हमने करना क्या है। आप देखें कि डे बॉल फर्स्ट से लेके आखिर तक उन्होंने एक ही प्लान रखा और अटैक रखा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अपोजिशन को चाहिए कि इनके अगेंस्ट टॉस जीत के इनको पहले खिलाए, ये काम बड़ा जरूरी है। और सांबा यूनाइटेड को भी ये चाहिए कि उनके पास मार्जिन है प्लेऑफ के अंदर कि वो किसी तरह पहले बैटिंग करे, तो उनकी जितनी विक्ट्रीज है वो चेज करते हुए हैं। अगर किसी ने इनको एक्सपोज किया, जैसे लाहौर एक्सपोज हुआ, वो पहले खेल के बैटिंग करके मैचेस जीतते थे और जैसे ही उनको चेज करना पड़ा वो क्रम्बल कर गए। अब ये सांबा यूनाइटेड के साथ भी ये तमाम चीजें टीमें ट्राई कर रही होंगी कि अगर इन टॉस जीतेंगी तो इनको पहले बैटिंग करवाएंगे। ठीक है इरफान, जब हम कैप्टन्स की बात कर रहे थे, एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। बहुत से जो तजियाकार हैं मैंने उनको कहते सुना है, शान मसूद के हवाले से। कल की परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी थी, 75 रन उन्होंने स्कोर किए। अगर बाकी जिस तरह हम लड़कों की बात कर रहे हैं, शाहीन है, रिजवान है, शादाब हैं, आपको लगता है शान मसूद में भी वो क्वालिटीज हैं कैप्टनशिप की? और हमने देखा कि जो तमाम खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि बाबर ही हमारे कैप्टन हैं। जिस तरह से तमाम लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर ही कैप्टन रहते हैं और इनकी भी सपोर्ट रहती है। अब बीइंग कैप्टन ये भी खेल चुके हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है कैप्टन होने का। बाबर के लिए कितना सपोर्टिव होगा अगर हम आगे आने वाले नेशनल टीम के मैचेस की बात करें? शान के बारे में हम मुसलसल यही कमेंट सुन रहे हैं कि जितना वो क्रिकेट को समझते हैं, बड़े अच्छे से वो क्रिकेट को समझते हैं, तो उनके जो डिसीजंस हैं वो फील्ड में बड़े अच्छे साबित होते हैं। बाबर पर बहुत प्रेशर भी रहता है बैटिंग का ऑब्वियसली। हाँ देखिए, बिल्कुल ये 5-6 लड़के जो हैं ये सारे कैप्टन कमोडिटी हैं और किसी ना किसी तरह में इन्होंने कैप्टनसी की है। बाबर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बात करते हैं वो लर्निंग कैप्टन है, सीख जाएगा, बट बाबर समहाउ कैप्टनसी में कई दफा वो चौक कर सकते हैं, वो चीजें जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। ठीक है, ग्रेजुअली इम्प्रूव तो हुए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो अग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए बाबर कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं। या तो बाबर को वो स्किल रखनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज ये 2 लड़के खासतौर पे शादाब और शाहीन ये बिल्कुल रेडी है। आप पहले तो हम कह रहे थे ना हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, हम यहाँ तो सरफराज की तरफ देखते थे या हम ये रिजवान की तरफ देखते थे, फिर आप कहते थे कि अब नया लड़का को कैप्टन होना चाहिए। अब पीएसएल की खूबसूरती है कि जहाँ ये प्लेयर आपको प्रोवाइड कर रहा है उधर आपको कैप्टन भी प्रोवाइड कर रहा है। यही मकसद है अपने लड़कों को कैप्टन बनाने का। ठीक है, उनकी कैप्टनसी की स्किल्स। इरफान, फाइनल अब आप कौन सी 2 टीम्स के बीच में वैसे देख रहे हैं? मुश्किल सवाल है, आई एम श्योर कुछ भी हो सकता है एंड तक। देखिए, चारों टीम बड़ा अच्छा खेलनी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सांबा यूनाइटेड तो मस्त ये आएगी। अब जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, तो सांबा यूनाइटेड और शायद लाहौर के अंदर के 2 साइड मुझे ऐसी लगती है कि शायद ये फाइनल की तरफ आए। ठीक है, और आज के मैच पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लग रहा है आपको कोई चांसेस इवेंट में अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकेंगे या मुश्किल है अब उनके लिए? रियलिस्टिकली तो जैसे हमने देखा कि कराची बाहर हो चुका है, तो कोयटा भी हो चुका है, बट ऑन पेपर उनका एक चांस है, बिल्कुल है जी। अगर वो अपने दोनों मैच रिमेनिंग जीतते हैं, उधर से ज़ल्मी अपने दोनों मैचेस हारता है या इवन मुल्तान के सारे रिमेनिंग मैचेस हारता है, तो फिर ओबियसली रन रेट पे बात आएगी। तो वो एक चांस जिसे कहना चाहिए, जैसे हम पाकिस्तानी टीम के हमेशा हमारे से बात करते हैं, वो उसको हरा दे, वो उससे जीतते, तो ये वाली इफ एंड बट्स वाली गेम तो इसके साथ अटैच है कोयटा के साथ। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, उनकी टीम का कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं है जी, बैटिंग ऑर्डर कोई नहीं है, तो ये उस लिहाज से मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। बट यस, टेक्निकली स्पीकिंग तो अभी चांस उनके पास अवेलेबल है, शायद कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस को 2 मैचेस में देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और हमारा जो मैच है वो अब बड़े सनसनीखेज फेज में एंटर हो चुका है और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि जो 4 टीम्स हैं वो बड़ी तगड़ी टीम्स हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी टीम में एक खातून जो है फलक चौहान, उनकी मैं कहती हूँ जनाब बड़ी मौजे है। कभी ये खाने के लिए कई बार पहुंची होती है, लाहौर के जितने मेले ठेले होते हैं, जितने इवेंट्स हो रहे होते हैं, तकरीबात होती है, कोई फैशन शो होता है, तो जनाब फलक वहां पर पहुंची होती हैं और डिस्काउंट भी देती हैं। अभी वो एक बहुत महंगी जगह पर पहुंची। खवातीन का आज आलमी दिन है और खवातीन को जो सबसे ज्यादा चीजें पसंद है, गोल्ड पसंद है, डायमंड पसंद है, तो फलक पहुंची है एक ज्वेलरी शॉप पर। लेकिन जो नबिया महंगाई का भी एक हम देख रहे हैं, वो वहां पर इंपैक्ट हमें नजर आएगा इस रिपोर्ट में कि चीजें कितनी महंगी हो चुकी हैं। तो फलक की रिपोर्ट देखते हैं।
पिछले कुछ सेगमेंट्स में आपने मेरी और भी शॉपिंग देखी होगी जो गर्मी के हवाले से थी। अब जाते जाते मेरी नज़र एक्चुअली ज्वेलरी शॉप पे पड़ी, जो गोल्ड ज्वेलरी शॉप है। मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे भी कुछ देख लें। वैसे तो मेरा ख़रीदने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि गोल्ड रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हर बंदा, मेरी तरह हर बंदा ही परेशान है कि वो शादियों पे ज्वेलरी ख़रीदे भी या नहीं, और अगर ख़रीदनी है तो किस किस्म की ज्वेलरी हमें गोल्ड में मिल सकती है। छोटे छोटे इयररिंग्स अगर ख़रीदने हैं तो वो तो शायद हम में से कुछ लोग अफोर्ड भी कर लें, लेकिन 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है गोल्ड का रेट और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो आइए चलते हैं, कुछ ज्वेलरी दिखाते हैं आपको। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि इसका रेट मज़ीद और कितना बढ़ने के चांसेस हैं और गोल्ड में कौन कौन सी वैरायटी इनके पास मौजूद है। डायमंड ज्वेलरी भी यहाँ पर है या नहीं है, ये भी उनसे पूछते हैं। तो आइए चलते हैं। इमरान साहब, मुझे ये बताएं आजकल गोल्ड का क्या रेट चल रहा है? गोल्ड का आज का रेट है 194, बल्कि 194 सुबह आया था। इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है कि इस वक्त रेट 195,500 है। तकरीबन 2 लाख रुपए जो है वो गोल्ड 1 तोले का आपको मिलेगा। अगर शॉपिंग करनी है गोल्ड की तो वो आप सोच समझ के करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल अगर हम शादी के हवाले से बात करें, दुल्हन के फर्स्ट डे के लिए या सेकंड डे के लिए कौन कौन से सेट्स जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं? कुछ चीज़ें तो हमने सामने डिस्प्ले की हुई हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे ये है एक ट्रेडिशनल सेट है, दिस इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी। ये कितने तोले का है? दिस इज ऑलमोस्ट 15 तोलास। और अगर हम 15 तोले की आपसे प्राइस पूछें इस टाइम तो ये कितने का बनेगा? वो तो 2.5 मिलियन तक ऑलमोस्ट चला जाता है। लेकिन हमारे पास एक चॉइस होती है, वो ये होती है कि अगर जितनी भी रेंज में आप ज्वेलरी बनाना चाहें, हम उनके वेट को थोड़ा वो कम करके ज्वेलरी बना देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, हम रेगुलर यूज़ के लिए भी अक्सर ले लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें जिसमें चेन्स आती हैं, टॉप्स आते हैं, ईयरिंग्स आते हैं, तो उसका क्या हिसाब किताब है, किस तरह से वो दी जाती हैं? प्राइस, गोल्ड प्राइस हाई होने की वजह से ये रेंज से बाहर होती जा रही है और हम लोगों ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी ज़्यादा चल रही है आजकल, मिनिमल ज्वेलरी चल रही है, छोटे छोटे रिंग्स और टॉप्स वगैरह, तो उसमें काफ़ी वैरायटी है। आप 50,000 से प्रोडक्ट शुरू हो जाती है। गोल्ड महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई ख़रीद नहीं सकता, 50,000 से भी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब हम गोल्ड बेचने जाते हैं तो वो जो दुकानदार होता है या ज्वेलर होता है वो उसकी कीमत कम लगाता है, इसके पीछे क्या साइंस है? अब बड़ा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने भी गौर से सुनना है और व्यूअर्स को भी इस बात की ये नॉलेज होना चाहिए कि जब भी आप कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं तो उसको बनाने में एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। ऑर्नामेंट जितना हाई एंड क्राफ्टमैनशिप होगी उतना ही उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएंगे। तो ये आप जहन में रखें, अगर आप एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं 1 लाख रुपए की तो उसमें सोना 80,000 का ही होता है। आमतौर पे लोगों के जहन में ये मिसकॉन्सेप्शन है कि 1 लाख की प्रोडक्ट खरीदी, रेट डबल हो गया तो हमारे 2 लाख हो गए। वो 2 लाख नहीं होते, वो 80,000 से डबल होके 160 होते। तो इस चीज़ को लेके लोग ज़रा परेशान होते हैं, कम क्यों हो रही है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कोई डायमंड का भी ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो कौन सी है? डायमंड में ज़्यादातर मुंह दिखाई की रिंग्स, एंगेजमेंट की रिंग्स या फिर एनिवर्सरीज पे बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, तो उसमें वो प्रोडक्ट हमारे पास, मैं आपको डायमंड सेक्शन में भी दिखाता हूँ। तो वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जी शो। मुझे ये बताएं, अगर हमने गिफ्ट्स लेने हो और देने के लिए, गिफ्ट्स एक्सचेंज जो होते हैं शादी ब्याह के मौके पर, आपको ज़ाहिर पता है, तो उसके लिए कौन सा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कौन सी ज्वेलरी? उसमें मदर इन लॉ का गिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, आई एग्री। तो उनके लिए आमतौर पे कड़ा या फिर कोई पेंडेंट सेट होता है। उसके अलावा सिस्टर इन लॉज हो तो उनके लिए भी कानों के कोई टॉप्स वगैरह चलते हैं। ब्राइड के लिए तो ऑब्वियसली ग्रूम वो मुंह दिखाई पे रिंग या पेंडेंट, ये 2 गिफ्ट। बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, काफ़ी कस्टमर्स भी आपका वेट कर रहे थे उधर, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
जनाब गोल्ड रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको ले दी है। वैसे तो मैंने विंडो शॉपिंग ही यहाँ से की है क्योंकि गोल्ड रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए, 2 लाख रुपए तोला और 2 मिलियन का एक सेट। इंफॉर्मेशन कुछ जो थी, जो मैं चाह रही थी कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं, इंफॉर्मेशन दें कि गोल्ड खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी पॉलिशिंग में, उसके अलावा अगर आपने कितने तोले बनवाना है या इवन सेल करना है तो आपको कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रख के वो चीज़ की खरीदारी या उसको बेचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन शादियों को ज़रूर एंजॉय करें। ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्चे जो हम एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स की सूरत में करते हैं उनसे मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना चाहिए या फिर उसको मिनिमल कर देना चाहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आज है 8 मार्च और 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन के लिहाज से आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जाता है। वर्किंग वुमेन बिलखसूस आज का दिन बहुत ही अहम होता है उनके लिए, उनके राइट्स के हवाले से बात की जाती है। लेकिन अनवार, जिस तरह कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे जब हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे थे, कि हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि जब भी 8 मार्च होता है तो हम ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जो कि फील्ड में जाके काम करती हैं, किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, तो हम उनके राइट्स की बात करते हैं। जो ज्यादती की जाती है, जो हरासमेंट होती है या जो भी मसले मसाइल का सामना ख़वातीन को करना पड़ता है, तो उस हवाले से आज के दिन तो बात होती है। लेकिन मैं लाजमी आज के शो में ट्रिब्यूट देना चाहूंगी उन ख़वातीन को जो हाउस वाइफ हैं, जो अपना घर संभालती हैं, घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। हम उनको आज के दिन भूल जाते हैं, साल के बाकी दिन भी भूले होते हैं। उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके भी हकूक हैं, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं और उनको भी अनवार ब्रेक मेरे ख्याल से चाहिए होती है। उनकी ख्वाहिशात बिल्कुल ऐसी है, जो ख्वाहिशात उनकी हैं, शायद उनमें से कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हो, कोई सिंगर बनना चाहता हो, और हम लोग उन पर थोप देते हैं घरों के काम। छुट्टी के हाउसवाइफ काम कर रही होती हैं। जो वर्किंग वुमेन हैं, हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमें डे ऑफ तो मिलते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें कोई डे ऑफ नहीं मिलता। उन्हें 365 डेज ईयर काम करना है। और आई थिंक अप्रिशिएट बहुत करना चाहिए आज के दिन। अगर आपकी फैमिली है, इन लॉज हैं या जो शौहर है, मेरे ख्याल से तारीफ का एक जुमला ही काफी होता है। और ख़वातीन को बकअप करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। हम देखते हैं, फेस करते हैं अनवार के, अक्सर जो ख़वातीन होती हैं वही ख़वातीन की दुश्मन भी बनी होती। बातें तो हम बहुत कर देते हैं, लेकिन जो रियलिटी चेक है वो भी देना लाज़मी है। ये भी है कि जो औरत मार्च हो रहा है उसमें हाउसवाइफ्स की बात नहीं की जाती, उसमें सिर्फ जो वर्किंग वुमेन है उनकी बात की जाती है, उन्हीं को एम्पावर करने की बात की जाती है। एम्पावर करना चाहिए। हम तमाम ख़वातीन को एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज की जो मेहमान है अनवार, उनका तारुफ करवा दें। उनसे आपको मिलवाते हैं नायाब गौहर, सियासी रहनुमा, समाजी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने मेरे शो में ज्वाइन, उनसे आज के दिन के हवाले से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख़वातीन के आलमी दिन के मकसद के हवाले से अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान को तो इसकी अशद ज़रूरत है कि जो ख़वातीन हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना काम करें, हमारी इकॉनमी जो है वो ठीक हो, मुल्क के हालात ठीक हों, और ख़ास तौर पर जो वर्किंग वुमेन है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उसके लिए जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट है बहुत बहुत बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो विमेंस डे होता है, मैं ये समझती हूँ कि उस पर हमें एक डुअल किस्म की फीलिंग आती है। एक तरफ हर तरफ हमें बहुत खुशी भी होती है कि बहुत सारी स्ट्रगल के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिस पे विक्ट्रीज भी हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रगल बाकी है। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान के कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही मायूस कुन हैं। हम हर साल जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है उसमें हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट नंबर होता है सिर्फ अफगानिस्तान के बाद। उसके अलावा जो शरह है, जैसे आपने कहा वर्किंग वुमेन की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, वो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली पूरे खित्ते के अंदर लोएस्ट है। खसूसी तौर पर अगर आप बांग्लादेश और इंडिया से कंपैरिजन करें तो, और हमें बड़ा लॉस होता है इकोनॉमिकली, हमारे GDP के अंदर इस पे हमें बहुत सा लॉस होता है। उसके साथ
साथ साथ जो समाजी कुछ रवैये हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर देखिए हम लेजिस्लेशन की तो बात करते हैं, हम और भी बहुत चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जो जहनीत है, जो समाजी रवैये हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आज भी ये समझते हैं कि जैसे आपने कहा हर तरह की औरत, चाहे उसकी जो भी चॉइस है, चाहे वो घर पे रहना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, ये चॉइस उसके पास होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है हमारे समाज में आज भी जो बाहर जाने वाली औरत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। इनफैक्ट घर पे रहने वाली हैं, बिल्कुल घर पे रहने वाली के ऊपर भी किए जाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो हाउसवाइफ्स के साथ भी होती है, वर्किंग वुमेन के साथ भी होती है। तो आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, और ये दिन हमें इस्तेमाल करना चाहिए इन सारे इश्यूज के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता शायद अच्छी चीजें भी हो रही हैं, हम लाहौर की सड़कों पर देख रहे हैं लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्चेस भी होते हैं, रैलीज भी होती हैं, सो ऑफ कोर्स थिंग्स आर चेंजिंग। पूछूं कि अगर हमारे ओवरऑल पाकिस्तान की हम बात करते हैं, रूरल एरियाज की भी बात करते हैं, शहरों की खवातीन के मसाइल कुछ और हैं, और जब हम देही इलाकों का तस्करा करते हैं तो वहां की खवातीन के मसाइल कुछ और हैं। क्या आप समझती हैं कि जो शहरों में खवातीन हैं उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, और फिर जब हम रूरल साइड की बात करते हैं तो वहां की खवातीन को सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्योंकि 8 मार्च को हम देखते हैं कि औरत मार्च हो रहा है, सेलिब्रेट भी करते हैं, रैलीज भी निकलती हैं, लेकिन क्या एक्चुअल इशू या जो मसले मसाइल हैं उन पर बात की जाती है? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जब भी कोई तहरीक चलती है या मार्चेस होते हैं तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो उसके अंदर कवर होगी, बिकॉज ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और जैसा आपने कहा कि मुख्तलिफ ख़वातीन, मुख्तलिफ जो सोशल क्लास से ख़वातीन हैं, मुख्तलिफ रीजन से ख़वातीन हैं, उनके मसाइल भी डिफरेंट हैं। अब मैं ये समझती हूँ कि कुछ ओवरलैप भी है, उसकी नौयत बदल जाती है लेकिन ओवरलैप है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शेयर्ड मसाइल हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जो मसला है वो तफरीक नहीं करता शहर और देहात में। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो स्टेटिस्टिक्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के वो बहुत अलार्मिंग हैं, और हम ये देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे खानदानों के अंदर भी ये एक मसला है, बहुत आम है, और देहातों में भी ये मसला है। उसके अलावा जो सेक्सुअल वायलेंस और हरासमेंट का मसला है वो मैं समझती हूँ तमाम खवातीन का मसला है, सिर्फ देही और जो शहरों की नहीं बल्कि तो दुनिया भर की तमाम खवातीन का मसला। आप लाहौर जैसे शहर में अगर किसी पार्क में चले जाएंगे तो वहां पर भी लोग आप पे आवाजें कसेंगे, और आप किसी देहात में भी जो खवातीन हैं वो घर से निकलेंगी तो उनको भी इस तरह कैट कॉलिंग और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मसाइल जो हैं वो बहुत सारे ओवरलैप भी होते हैं लेकिन उनकी नौयत बदल जाती है। शायद वो कुछ बहुत एक्सट्रीम फॉर्म्स में आपको देही इलाकों में मिलते हैं, उनकी एक नौयत फर्क होती है, शायद कुछ केसेस में कम एक्सट्रीम होती है, लेकिन फिर हमने नूर मुकद्दम जैसे केसेस देखे जो कि हमारे फेडरल कैपिटल के अंदर। यही फिर बात है कि क्या कहीं पर भी ऐसी जगह है जहां मसले नहीं हो रहे? तो दैट्स व्हाई आई फील कि हर जगह हर तरह की चीज हो रही है, सिर्फ उसकी नौयत थोड़ी सी बदल जाती है। बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस था वो। मैं इस पर यही कमेंट करना चाहूंगा नायाब, जिस तरह से चीजें कुछ बेहतरी की तरफ भी हैं। जैसे हम भी अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम किसी मॉल्स में जा रहे हैं, वहां पर जो वुमेन हैं वो हमें डीलिंग के लिए मौजूद हैं वहां पर, ठीक है। अगर हम ऑफिस में हैं तो अब कोशिश ये की जा रही है कि 50-50 की रेशो लाई जाए, लड़कियों को भी उसी तरह से चांसेस दिए जाएं। वाकयात जरूर रिपोर्ट होते हैं, कुछ वाकयात बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर दिए जाते हैं। जिन केसेस का आप जिक्र कर रही हैं वो तो मीडिया पर भी आए, लेकिन उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो अब सबकी जिम्मेदारी है उसको बरकरार रखना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मर्द हजरात की जानिब से भी आप समझ रही हैं, कोशिश तो की जाती है कि औरतों को भी एक तहफ्फुज तो फराहम किया जाए। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है, चीजें जैसे आगे वक्त गुजर रहा है, देयर इज नो डाउट कि अवेयरनेस भी आ रही है, और बहुत मर्द हजरात के अंदर भी देखिए इट्स ऑल अबाउट, मेरे ख्याल में जब ख़वातीन की विजिबिलिटी बढ़ेगी, इसीलिए तो जो पुरानी मूवमेंट्स थी, जो 1980s की मूवमेंट्स थी, वो बात करती थी विजिबिलिटी के ऊपर और वर्कफोर्स के अंदर आने पे, क्योंकि उसी से ही बहुत चीज़ें बदल जाती। देखिए अगर आप एक ऑल मेल एनवायरनमेंट में काम करेंगे और आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि खातून उसमें उस स्पेस में आ सकती है, उसके साथ आपने कैसे बात, हम एलियंस थे ना पहले एक दूसरे के लिए, अब ये गैप ब्रिज हो रहा है। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, एक को वर्किंग स्पेस यहाँ पर है,
सो वो वाले चेंजेस हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक स्पेसेस में भी खवातीन का आना, जैसे आपने कहा मॉल्स में, ऑफिसेज में और यूनिवर्सिटीज़ में खवातीन आ रही हैं। इनफैक्ट हमारी हायर एजुकेशन में खवातीन आउट परफॉर्म कर रही हैं बॉयज़ को, तो पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे कि नायाब अनवर भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर्स। हम बड़े शहरों की बात करते हैं, खवातीन इक्वली मर्दों के शाना बशाना काम भी कर रही हैं, लेकिन जब हम मसले मसाइल की बात करते हैं तो जो घरेलू खवातीन को जो मसले मसाइल होते हैं वो औरत के ही पैदा करदा होते हैं। उस हवाले से क्या सिर्फ 8 मार्च को ही बात की जाएगी? साल के पूरे बाकी दिन हम देखते हैं कि कोई औरत के हकूक़ के हवाले से बात नहीं होती। इस अवेयरनेस के लिए कि औरत ही औरत के लिए आसानी पैदा करे, क्योंकि जितने घरेलू मसाइल होते हैं उसमें हम मर्दों का किरदार बहुत कम देखते हैं। सास बहू सास के दुश्मन दिखाई देती है, जलने जलाने के वाकयात बेतहाशा रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे मंजरें आम पर नहीं आती हैं। इस हवाले से अवेयरनेस हो, औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्या होना चाहिए, क्या सजेशंस हैं आपके पास? एब्सोल्युटली, देखिए इसके पीछे थोड़ा सी जो टेक्निकलिटी है, जो जिसे हम पेट्रियार्की कहते हैं या पिदरसरी जो निज़ाम है, वो अपने आप को, कोई भी जो एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम होता है वो अपने आप को बरकरार रखने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसका सबसे पहला जो एक वेपन होता है वो ये होता है कि वही लोग जो उसके विक्टिम्स हैं उन्हीं को वो कन्विंस कर लें कि ये बहुत अच्छा निज़ाम है। तो जब खवातीन इस तरह एक्ट करती हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की, यानी वो खवातीन जो खुद भी ये समझती हैं कि बाकी खवातीन उनसे कमतर हैं या बाकी खवातीन मुकम्मल इंसान नहीं हैं। और ये फिनोमेनॉन, जैसे कि आपने कहा, हम घरों के अंदर डोमेस्टिक फ्रंट पे हम बहुत ज़्यादा ये देखते हैं। क्यों? क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसके अंदर खवातीन अपने आप को रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट पाती हैं और उस स्पेस के लिए वो घर की सारी खवातीन लड़ी होती हैं। हमारा जो मीडिया है इसमें इतना मेजर किरदार अदा कर रहा है। आई बस से अभी कुछ ड्रामाज हम यूजली खवातीन को वही मजलूम मस्कीन दिखाते रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं। नाम लेना तो नहीं चाहिए बट मैं स्टिल ले दूंगी। फॉर एग्जाम्पल सरे राह, मैंने भी रिसेंटली एक ड्रामा देखा, उसमें खवातीन को कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, उनके कितने मसाइल पर बात की गई है। जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं और इस तरह के काम होते हैं थ्रू मीडिया, तो ये दूर दराज भी जाते हैं, एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम भी लेके जाते हैं और खवातीन की इमेज को रीबिल्ड भी करते हैं। नो एब्सोल्युटली, देखिए हमें ना बहुत ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स की आदत है, खुसूसी तौर पे जब खवातीन या वो बहुत मासूम होती है या वो बहुत ही इवल और इस तरह की होती है, इन बिटवीन कोई ग्रे एरियाज है ही नहीं हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, खुसूसी तौर पे जब हम खवातीन को देखा। और हमेशा से एक्सक्यूज ये बनाया जाता है कि ये तो ऑडियंसेस ये देखना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। आप पिछले चंद सालों में ही देखें कि कुछ ऐसे ड्रामाज जहां बड़ी सेंसिबल बातें हुई हैं, जैसे अभी आपने एक ड्रामे का नाम लिया, 2-4 और हैं, वो बड़ी मकबूलियत उनको हासिल हुई है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की ऑडियंस मैच्योर भी हो रही है। असल मसला ये है कि जो बनाने वाले हैं उन्होंने एक फॉर्मूला, उनके पास एक है जो बहुत ईजी फॉर्मूला है कि आप बस सास बहू की लड़ाई दिखा दो या आप यही घरेलू जो मसाइल हैं सोशल इश्यूज हैं उस पर बात की जा रही है। लेकिन बात यह है कि सोशल इश्यूज पे ड्रामास बनाना थोड़ा क्योंकि मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है, कमर्शियल ज्यादा एक्चुअली चलता है, बिल्कुल, और लोग वो एफर्ट नहीं करते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आपने कहा, हमारा जो एंटरटेनमेंट मीडिया है वो अभी भी वो एक वाहिद मीडियम है जो पूरे पाकिस्तान तक जाता है, पूरे पाकिस्तान तक जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है नायब, एक शॉर्ट कमेंट करिएगा। बिल्कुल, औरत मार्च के हवाले से आज भी जो औरत मार्च हो रहा है उस पर मशरूत इजाजत दी गई है और उसकी रीजन ये है कि जो माजी में वाकयात हुए हैं, जो स्लोगन्स रिमार्क्स हम देखते रहे औरत मार्च पे, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जो फिर हमारी कुछ दीनी जमातें भी मौजूद हैं, वो भी एतराज़ात उठाते हैं, उस पर फिर किस तरह से कमेंट करेंगे, क्यों इसको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है? मैं तो माजी में ऑर्गेनाइजर भी रही हूँ औरत मार्च की, तो मेरा बहुत करीबी ताल्लुक है उसके साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ जो माशरे के लिए नहीं होती है, उसमें इस तरह के मरहले आते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते और हर साल जो है वो इंतज़ामिया पहले इसके ऊपर मसले खड़े करती है, लेकिन उसके बाद उनको वापस जाना पड़ता है बिकॉज आइन इजाज़त देता है ख़वातीन को सड़कों पे आने की और अपने मुतालबात लाने की। सो आइन के खिलाफ वर्जी जो है वो कोर्ट्स नहीं कर सकते, ये एक बहुत बुनियादी बात है, तो इसीलिए उनको इजाजत मिल जाती है। बहुत शुक्रिया नायब गौहर, सियासी समाजी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। औरत मार्च के हवाले से बात की जा रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और प्रोग्राम में इस वक्त हम बात करेंगे मर्द हो अनवार या खवातीन हो। ये बस बात पुरानी अब हो चुकी है कि खवातीन ही ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं। आप देखें ना अनवार को, अनवार भी कितने ब्यूटी कॉन्शियस है। होना बनता है मेरा ख्याल है। आपके साथ बैठना है तो ब्यूटी कॉन्शियस होना पड़ना है। आपको क्या जरूरत है जनाब। जनाब वो कहते हैं ना शेरों के मुंह धुले होते हैं। ओह क्या बात है जी। आज तो मेरी अपनी अक्सर मुझे ये कहती है, तो इसलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट आपको पास किया। तो हम दोनों ही खूबसूरत एंकर्स हैं। वैसे वो तो किसी ट्रीटमेंट की या किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मसले मसाइल अनवार अपनी जगह एज के साथ-साथ होते हैं, वो लाज़मी होते हैं। अच्छा चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, हम उतने एक्चुअली केयरिंग नहीं है टुवर्ड्स आवर स्किन। बिल्कुल इसी तरह से पाते मौसम के साथ साथ हम उस तरह से केयर नहीं करते। फिर पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्ने हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन मुरझाना शुरू हो जाती है। और अब इतनी सारी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जिनका हम ब्रेक में भी जिक्र कर रहे थे। तो अब ये वो पुराना टाइम भी नहीं रहा कि बस सादगी से बस चल दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो ख्वाहिशात हैं वो तब्दील हो चुकी हैं और मेंटेन भी बहुत करते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। और वक्त से पहले हम देखते हैं अगर हम स्किन को नहीं अपने उसकी केयर करते उस तरह से, तो जो रौनक है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर एक सैलून का विजिट करना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स करवाने पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अपने असल कलर में असल टोन में भी वापस आए। जो खवातीन है लिटरली डॉक्टर साहब से भी मैं भी तारुफ करवाऊंगी, उनसे भी जिक्र करेंगे। खवातीन मर्द शायद डिप्रेशन में ना जाते हो या उनको एंजाइटी ना होती है, लेकिन खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है जो जब आईना देखती हैं और उनको लगता है कि रिंकल्स हो रहे हैं या डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो वो परेशान भी चीजों का जो हल है। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहिबा से हम पूछ लेते हैं। डॉक्टर कंवल जवाद माहिर अमराज स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत ज्यादा मसाइल हैं स्किन को लेकर और पाकिस्तान में अभी भी शायद उस तरह से अवेयरनेस नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जिस तरह से हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि अब तो लोग जब डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कोई भी इस तरह का प्रोसीजर करवाने जाते हैं, तो वो पहले डॉक्टर्स की डिग्रियां भी चेक कर रहे हैं। लेकिन ये शायद बहुत छोटा तबका है जो इतने ज्यादा प्रोसेस से गुजरता है और कई लोगों को फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा क्योंकि कुछ अताई डॉक्टर्स भी मार्केट में मौजूद हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। स्पेशल डे 8 मार्च वुमेन्स डे को स्पेशली आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया है। आप सही कह रहे हैं, बेसिकली अवेयरनेस है, लेकिन वो एक छोटा लिमिटेड लाइक 5% लोग ऐसे हैं जो कि डिग्रियां देख के आते हैं। क्योंकि आजकल अगर हम लाहौर की बात करें तो बहुत सारे एस्थेटिक सेटअप्स हैं। ज़रूरी नहीं है उन एस्थेटिक सेटअप्स को चलाने के लिए कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हों। लाइक वो ट्रेनिंग किए हुए लड़के लड़कियां होते हैं जो कि आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो उन्होंने कहीं से थोड़ी सी सीखी होती हैं और वो फिर उसके माहिर बन के बैठ जाते हैं और वो उस ट्रीटमेंट को लोगों पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लाइक उन्हें नहीं पता कि उसके क्या प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, क्या उसके हैजर्ड्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं। लाइक उन्होंने जैसे डॉक्टर कवल स्पेशली मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि फॉर इंस्टेंस बहुत जैसे सारे सैलून्स हैं हमारे यहाँ, सैलून्स पर बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स अनवार हो रहे हैं। अब जैसा कि आपने बोला कि क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, आपको उसके पास जाना चाहिए। अब जो सैलून पे होंगे दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल जो आपको ट्रीट कर सकें या ट्रीटमेंट कर सकें। या फिर ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं कि एक्सपर्ट्स भी हैं जो बाहर से एक डिप्लोमा या डिग्री या कागज का टुकड़ा ले आते हैं कि हमने ये 2 महीने का सीखा बाहर से, लंदन से या अमेरिका से हम कहीं से भी लेकर आए। तो क्या वो भी इनफ है किसी शख्स के स्किन के साथ ट्रीट करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जितने भी स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो एस्थेटिक्स की दुनिया में आजकल इन है, अगर हम उनकी बात करें नबीहा, तो ये सारे वो ट्रीटमेंट्स हैं जिनके जितने अच्छे इफेक्ट्स हैं उतने ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। फॉर सपोज अगर हम कुछ ट्रीटमेंट्स जैसे PRP आजकल बहुत इन है, बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं जो कि PRP स्कैल्प एंड PRP फेस दोनों कर रहे हैं और ये बहुत डेंजरस है। आपका ब्लड ड्रॉ करना होता है उसमें, देखें आपकी स्ट्रिंजेस को यूज करना, उसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना, उसको प्रॉपर तरीके से सेंट्रीफ्यूज करना और उसे प्रॉपर्ली आपके फेस पे और सर पे इंजेक्ट करना। आप सोचें ये दोनों ही कितने सेंसिटिव जगह हैं। अगर आपकी एक जरा सी गलत टेक्निक किसी नर्व को, किसी ऐसे सेंसिटिव पार्ट को डैमेज कर देती है जो आपके लिए सारी जिंदगी का नुकसान बन जाए। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी अनवार, आपको भी मैं इसमें बल्कि शामिल करना चाहूंगी, कमेंट लेना चाहूंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी। अच्छा मैं जब भी किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हूँ तो मैं पहले डॉक्टर को खुद भी देखती हूँ कि इन्होंने कौन सी मतलब बुटॉक्स आ चुकी हैं, आईब्रोज एक्सटेंशन, ये डॉक्टर साहिबा ने या डॉक्टर साहब ने क्या किया हुआ है। तो मैं एक बार एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई तो डॉक्टर साहब ट्रांसप्लांट करते थे, मैं नॉर्मल अपनी स्किन टाइप चेक करने के लिए मॉइस्चराइजर्स के चलो चेक करवा लेती हूँ, स्किन के प्रॉब्लम हो रहे हैं। सो वो
टोटल गंजे डॉक्टर थे। और वो हेयर ट्रांसफर, मैंने कहा ये इन्होंने क्यों नहीं करवाया, दिल किया पूछने को, मैं इनसे पूछूं कि ये क्यों नहीं करवा। समटाइम इस तरह के सवाल भी आते हैं। देखिए क्या डॉक्टर्स वो खुद भी ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, खुद एक्नी होगी तो क्लाइंट तो फिर डिस्टर्ब होगा, कंफ्यूज होगा। देखिए चिराग तले अंधेरा भी होता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं ना, उन्हें भी एक्नी होगी, उन्हें भी मिलाजमा होगा, उन्हें भी गंजापन होगा, उनके भी बाल गिरेंगे, सारे प्रॉब्लम्स हमें भी वैसे ही होते हैं जैसे आप लोगों को होते हैं। पता होता है कि ये प्रॉब्लम, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वही चीजें पेशेंट्स पे समटाइम ट्रीट हो रही होती हैं। हम इनिशियली ही उसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं। हमें अगर लगता है एक भी दाना निकला तो वो हमारे लिए सेंसिटिव है, बिकॉज अगर उस दाने के साथ हम पेशेंट के सामने, जैसे अब आपने कहा, हम पेशेंट के सामने जाके बैठेंगे तो वो हमसे एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा कि डॉक्टर को खुद को प्रॉब्लम है, वो हमें क्या ट्रीट करेंगे। ऐसा होता है, लेकिन सम टाइम बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े रिनॉन्ड लाहौर के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो बैल्ड हैं, लेकिन वो प्लांट करते हैं, वो फैटी हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, तमाम प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, नाज़रीन देख रहे हैं, उस तरह से अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है लोगों की कि वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा सकें, इस तरह के महंगे ट्रीटमेंट्स करा सकें। जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है तो फिर वो घरों में क्या ऐसी कोई रूटीन हो, आम केयर है वो किस तरह से? देखिए एक स्टेज होती है जिस पर आप आम केयर से अपनी स्किन को कवर कर सकते हैं, लेकिन हर दफा ऐसा मुमकिन नहीं होता, बिकॉज इनिशियल से अगर आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया, अपनी स्किन की केयर नहीं की, तो एक स्टेज पे आके फिर वो ट्रीटमेंट्स बेकार हो जाती हैं जो आप घर में कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई हो ट्रीटमेंट्स, आजकल ऐसा बहुत सारी आपको पता है डील्स हैं, डिफरेंट डील्स चलती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पॉकेट फ्रेंडली ऐसे हम डील्स निकाल सकें जो कि आम इंसान के लिए भी रीचेबल हो। तो आप अपनी स्किन की केयर करें, नहीं होती है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब ने बात की कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, घर के जो टोटके वगैरह हैं वो भी अपनी स्किन टाइप जाने बगैर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने से गुरेज करें। बिल्कुल। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।